हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आप लोग कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतर होंगे, फलते फूलते होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो आपके मैथ का पेपर डाला गया है, मैथ का पेपर आपको दिया गया है, उसका पूर्ण रूप से सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हम आपको 100 जो क्वेश्चन आपके सामने ऑब्जेक्टिव है, उस 100 क्वेश्चनों का पूर्ण रूप से विश्लेषण के साथ आपको सॉल्व करके बताएंगे कि उसका आंसर कौन सा होगा और कैसे होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। और बिहार बोर्ड पहले ही बोल चुका है कि इससे लगभग 30% क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में होने की संभावना हो सकती है। तो इसको नजरअंदाज ना करें, वीडियो को अंत तक देखें और प्रत्येक क्वेश्चन के विश्लेषण को समझने का प्रयास करें। तो बिना विलंब किए आइए देखते हैं आज का मेरा पहला जो क्वेश्चन होता है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है, वो ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? सवाल सबसे पहले आपको यह समझ लेना चाहिए कि संयुक्त संख्या कहते किसको है। तो संयुक्त संख्या अगर आप समझते हैं तो काफी अच्छी बात है, नहीं तो नीचे वाले भाग में आप देख सकते हैं इसका इंग्लिश दिया हुआ है कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? तो कंपोजिट नंबर बोला जाता है भाज्य संख्या को। अब भाज्य संख्या किसे बोलते हैं? तो जिसका फैक्टर एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी वो फैक्ट हो जाए, मतलब कट जाए, वो भाज्य संख्या कहलाता है। तो एक जो है भाज्य और अभाज्य दोनों में से कोई नहीं है, दो जो है अभाज्य संख्या है, तीन जो है अभाज्य संख्या है। तो यहां पर हमें मिलता है ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है 4। क्योंकि 4 को अगर देखें तो 4 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है और खुद 4 स्वयं से भी कटेगा, तो इसलिए यह संयुक्त संख्या कही जाएगी। मतलब पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ आगे बढ़ेंगे और इंग्लिश वाले कैंडिडेट अपना आंसर मिलाते जाएंगे, इसके भी नीचे उसका आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आ गया है दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। आपको यहां बताना है कि पाई है, तो सारे लोग जानते होंगे अगर आप अच्छी से तैयारी कर चुके हैं तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात इसमें अपरिमेय देख लीजिए, ए ऑप्शन में है एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात दूसरे में हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? चारों को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके बाद आप निर्णय लीजिए अपरिमेय है कौन सा। तो देखिए पहला जो संख्या आपके सामने है, इसमें देखिए 3/12 दिया है। 3 से अगर 12 को कटाते हैं तो 4 बार में कट जाता है, ऊपर 1। अब 1 और 4 है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 1/2, ये तो परिमेय हो गया। सेकंड को देखते हैं, 2/10 है, ये अगर कटाते हैं तो 1/5 आता है, वर्गमूल में ये दिया हुआ है, तो 1/5, क्योंकि 5 का पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, अर्थात ये हो जाएगा 1/√5, अर्थात यही संख्या आपका हो जाता है अपरिमेय। बाकी को देख लेते हैं, बाकी परिमेय होगा अपरिमेय नहीं होगा, गांठ मान लीजिए इस बात को। देखिए 7/7 है, यहां अगर इसको कटाते हैं तो 1 आता है, 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है, और इसको आपस में गुना करेंगे तो √2 और √2 हो जाता है 2, मतलब ये भी आपके सामने परिमेय हो जाता है। मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो गया तीसरे का? वो हो गया तीसरे का बी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 4 नंबर में। बताना क्या है, दो संख्याओं के लस तथा मस बराबर है तो संख्याएं हैं। मतलब दोनों संख्या ऐसे हैं जिसका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं। तो इस स्थिति में केवल एक ही कंडीशन हो सकता है कि वो संख्या आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि 4 और 4 दो संख्या आपस है, अगर ये 4 और 4 बराबर हैं तो सिंपल सी बात है, यहां तो ये भी समझ सकते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा और महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 4 आएगा। तो लघुत्तम और महत्तम बराबर है, इसका मतलब दोनों संख्याएं आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी के साथ हम यहां आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर ऐसा है, इसमें लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों विद्यार्थियों के लिए एक ही है। 0.29, 0 दशमलव देके फिर 2 इस पर रैंकरिंग दिया है। तो इसका हम साधारण सा दम शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें।
आप करेंगे क्या कि जो दशमलव है उस दशमलव को हटा के जितने अंक पर रैंकिंग है उसे आप लिख लेंगे और उसके बटा में इस रैंकिंग के बदले आपको लगा देना है जितने नंबर पर रैंकिंग है उतने उसके डिवीजन में लगा देना है आपको 9। अर्थात यहां से मेरे पास मिल गया नंबर 29/99। अब 29/99 देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में, तो ये आपको दिख गया है ऑप्शन नंबर डी में, मतलब 5वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आज के छठे क्वेश्चन की ओर। छठा प्रश्न देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान कितना होगा ये बताना है। तो देखिए 1 माइनस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान सब लोग जानते हैं √3/2 होता है, तो √3/2 करेंगे और इसका कर लेंगे स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, जबकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। अब 1 में से 3/4 को माइनस कीजिए तो आपका ये आ जाता है 1/4। अब देख लीजिए 1/4 कौन से ऑप्शन में है, तो इस छठे का आपको आंसर मिल जाएगा और ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, मतलब यहां हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है आपका। बताना है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आप जानते हैं कि दशमलव प्रसार जो होता है वो p/q के रूप में होता है, मतलब परिमेय संख्या, और यहां q जो होना चाहिए ये बराबर होना चाहिए 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में। अब ये कंडीशन आप ढूंढ लीजिए कि 2 और 5 के गुणज हरों में, अर्थात q जो है यहां पर वो कौन सा है। तो इसमें देखिए ये आपको दिया है 40 दिया है, तो ये लिख पाएंगे 2 का पावर 3 और ये गुना में लिख सकते हैं 5, 8×5 = 40। पहला ही हमें अंक जो मिल गया वो 2 और 5 के गुणज के रूप में मिल गया, मतलब ये 7/40 ये जो होगा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आप कंफर्म याद रखें कि q अगर 2 का पावर 5 और 5 के पावर n के रूप में मिल जाए, मतलब एक लाइन में कि 2 और 5 के गुणज के रूप में अगर मिल जाए इसके हर की संख्या या हर का मान, तो इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आपको पूरा भाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। अब बाकी देख लीजिए, यहां पर 21 आपको दिख रहा होगा। अब इस 21 को देखिए तो 21 में देखेंगे 3 × 7 3 आ गया, 2 और 5 के अलावा 196 में भी ऐसा, 121 में भी आपको ऐसा मिल जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। आगे आपकी स्क्रीन पर 8वां प्रश्न। बताना है निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए अभी जाने की शांत क्या होता है। अब अशांत चुनना है तो 2 का पावर m और 5 का पावर n जो है ये कंडीशन आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपके पास नहीं है तो प्रसार अशांत हुआ। अब देखिए इसका 8 देखिए, तो 8 देखते हैं तो 2 का पावर 3 के रूप में है, 2 और 3 में से 2 और 5 के रूप में मिल गया, इसका मतलब ये शांत है, ये आंसर नहीं होगा, ये शांत है। 6/15 देखिए, तो 6/15 अगर आपके सामने है तो इसे हम कटा सकते हैं, कटा के देखते हैं कितना आता है, 6/15। अब 6/15 को आप कैंसिल करते हैं तो यहां से क्या मिलता है ये देख लेते हैं। यहां से हमें मिलता है ये जो 6/15 है तो 3 दूनी 6 और 5 3 15, मतलब यहां पर आपके सामने जो अंक मिला ये आपको मिल गया बटा में 5, मतलब 2 और 5 का एक गुणज, तो 2 और 5 के रूप में मिल गया, तो ये भी शांत है, बी भी शांत है, सी देख लेते हैं। लेकिन अगर डी पर नजर थोड़ा सा दौड़ा ले तो ये आपके पास आ जाता है 343, और 343 जो होता है 7 का क्यूब होता है, मतलब इसमें संख्या मेरे पास क्या मिल गया, एक 7 मिल गया। इसका मतलब 8वें का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है। तो आप क्या करेंगे कि 400 का दम आसानी से आप गुणनखंड इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब 2 से आप इसे कटाते हैं, 2 से कटाते हैं तो 200 बार में कट जाता है, फिर अगर 2 से कटाते हैं तो ये 100 बार में कटता है। अब 2 से फिर से कटाइए तो ये 50 बार में कटा, 2 से कटाइए तो 10 बार में कटा, और इसी तरीके से 2 से कटाइए तो ये 5 बार में आपका कटा। तो इस पूरे गुणनखंड में अगर देखें तो हमें एक 5 मिलता है जो कि आपको दिख रहा है इस वाले टर्न पर। इसका मतलब कि इसमें 5 कितने आए, 1 आए, मतलब अभाज्य गुणनखंड में 5 के घातांक कितने होंगे, तो 1 होगा, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9वें प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है नंबर 10 में।
10वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए इस बार थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया है आपको समझाने के लिए। 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 तथा महत्तम समापवर्तक 130 15। तो महत्तम समापवर्तक xy और xy बराबर दिया है वाट, आपको यहां बताना है कितना होगा। तो देख लीजिए 130 और 15 में यहां जो आपके सामने कॉमन चीज है, इसमें देख लीजिए कॉमन सबसे ज्यादा कौन है, तो कॉमन आपको मिलता है 5। यहां जो आपके सामने 30 और 15 है, इसका कॉमन क्या मिल रहा है, इसका कॉमन मिल रहा है आपको 5। अब ढूंढेंगे किसमें से कौन से ऐसे चारों ऑप्शन है जिसमें 5 कॉमन मिल जा रहे हैं। जो मिल गया वो आपको आंसर मिल गया। देखिए 15 और 10 पहले ऑप्शन में ये दोनों में से हम निकाल पाए हैं 5, क्योंकि 5 जो है 15 को भी डिवाइड करता है और यहां जो 10 है इसको भी डिवाइड करता है। मतलब 8 और 10, 8 15 और 130 8 ये नहीं होंगे। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जितना महत्तम समापवर्तक दिया गया है उसका पहले आप कॉन्सेप्ट का कॉमन निकाल लीजिए और वही कॉमन ऑप्शन के जिस कॉमन से मिलता है वो आपका उसका आंसर हो गया। चलिए आ जाते हैं 11 नंबर की ओर। रूट 125 का परिमेयकरण गुणांक है। मतलब ये परिमेयकरण गुणांक का मतलब ये हुआ कि रूट 125 में किस संख्या से गुना किया जाए कि वो संख्या जो है, संख्या को गुना करने के बाद ये पूरी तरीके से एक परिमेय नंबर बन जाए। तो ऐसा नंबर आप ढूंढिए इस ऑप्शन में। रूट 2 से अगर इसमें गुना करेंगे तो 150 होगा, पूर्णतः वर्गमूल नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप रूट 5 से गुना करते हैं तो रूट 5 और 125 ही आ जाता है रूट 625। और 625 का वर्गमूल सब लोग जानते हैं क्या होता है, ये होता है 25। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 12 का जवाब देने का प्रयास। निम्नलिखित में कौन युग्म सह अभाज्य है, सह अभाज्य। तो देखिए अभाज्य उसको कहते हैं जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। मतलब कॉमन उसमें से कुछ आपको नहीं मिलेगा। देखिए 9 और 16 यहां से कॉमन आपको 1 मिला, हो सकता है लेकिन आगे देख लेते हैं। 15 5 कॉमन आपको 5 मिला, इसका महत्तम समापवर्तक 5 हुआ। 21 84 इसका महत्तम समापवर्तक भी 3 कम से कम कॉमन मिल गया। 13 65 यहां से आपको 13 मिल गया। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसी में से केवल 1 कॉमन मिल रहा है और जिसमें इसका महत्तम समापवर्तक 2 संख्याओं का 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। मतलब 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 13 देखते हैं। 13 आपके सामने रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद वैसे बहुपद को कहते हैं जिसका घातांक 1 होता है और जितना जिसका घातांक होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो रैखिक बहुपद का घातांक 1, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1। ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे बढ़ेंगे। 14 देखते हैं। बहुपद x-1 का शून्यक है। तो x-1 आपके सामने ये जो है ये बहुपद है। तो ये बहुपद देख लीजिए इसका पावर कितना है, जितना पावर उतने उसके शून्यक। तो पावर 1 है, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या भी 1 होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 15 देखते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद काफी आसानी से आप बता सकते हैं। शून्यक दे दिया है -4 और 7। इसके लिए हम आपको तरीका बता दें। इसके लिए आपके पास सूत्र होता है, वो होता है a(x²), ऐसे समझ लीजिए। ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपके सूत्र होते हैं। अब इस सूत्र के अनुसार क्या करेंगे, -4 और -7 को बैठा देंगे तो ये बन जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है तो -4 और 7 जोड़ दीजिए। ये आपके अल्फा और बीटा होते हैं। तो ये आपका आ जाता है 7 में 4 -4 जोड़ेंगे तो आता है 3। मतलब ये आ जाता है 3x प्लस अल्फा प्लस बीटा। इनको अगर आपस में गुना करते तो 7 28, मतलब -28 आपके सामने ये आ जाएगा। अब देख लीजिए x² माइनस 3x माइनस 28 कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपको मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी में। मतलब 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आज के 16 नंबर की ओर।
एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है। देखिए शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल। तो अभी सूत्र बताएं, वो बताए थे आपको एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर जैसे वैसे लिखे, एक्स स्क्वायर का टर्म जैसे है वैसे हम लिख दिए, माइनस में अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों का योग दे दिया है 5, तो ये लिख देंगे 5x, और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल है 6, तो शून्यकों का गुणनफल लिख लेते हैं +6। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 किस ऑप्शन में है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी में, मतलब 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आज के 17 नंबर की ओर। 17 देखने का और जानने का प्रयास करेंगे इसको। यदि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सब लोग जानते हैं ये होता है c/a। अब यहां से a पे c चुन लीजिए, c आपको मिल जाते हैं 8 और a के जगह पर यहां पर कुछ नहीं है अर्थात 1, मतलब इसका राइट आंसर होगा 8। अब 8 देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में, प्लस 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 18 देखते हैं, fx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। काफी आनंद आता होगा और सारे क्वेश्चनों का हम सोल्यूशन आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। f-1 का मान, तो आपके सामने f-1 पूछा, इसका मतलब यहां x जो है इसके जगह पर आपको रख देना है -1। इस टर्म में -1 रखेंगे आपको मिल जाएगा आंसर x 3 इंटू, अब देखिए x का मान यहां पर -1 रखिए, तो -1 इस तरीके से स्क्वायर देंगे यहां पर, उसके बाद -7 इंटू एक्स का मान आपको रखना है, वो रखना है -1 और उसके बाद है +2। अब थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके सामने हो जाएगा 1, अर्थात यहां से मिला 3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया 7, एकम 7 हो गया और ये आपका हो गया +2। तो 3 4 7 3 7 10 और 2 12, मतलब इसका राइट आंसर होगा 12। अब 12 देख लेते हैं किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, मतलब 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 देखेंगे, काफी इजी बताने का प्रयास किया जा रहा है इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक आपके पास दे दिया, तो इसको आप क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे शून्यक निकालने के लिए। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यूएशन आपके पास हो जाएगा और वो वैल्यू हो जाएगा 3। अब एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा स्क्वायर के रूप में ±√3। अब प्लस में भी √3 माइनस में भी √3, और ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, मतलब इस 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 देखते हैं। 20 आपके सामने, निम्न में से कौन 6x - 2y = 0 और 10x + 2y = 32 का हल है। तो हल करना काफी आसान है। आप क्या करेंगे, इस x वाले जो टर्म आपके पास है इनको क्या कीजिए, यहां पर पुट करके देखिए, अगर आपका सॉल्यूशन मिल जाता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम b वाला मान को रखते हैं, x का मान 2 और y का मान 6। तो यहां पर जब x का मान 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, माइनस y का मान 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, मतलब 12 में से 12 घटता है तो 0, मतलब ये जो मान है समीकरण 1 को डिनोट करता है। अब 2 में भी अगर ये कर लेता है तो आपका आंसर हो जाता है वो। तो 2 रखिए, 10 दूनी 20, यहां पर x के जगह पर रखिएगा, तो 10 दूनी हो जाएगा 20 प्लस 6 दूनी 12, 20 और 12 जोड़ते हैं तो आपको मिल जाता है 32। मतलब ये जो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, ये दोनों को मान को समीकरण 1 में भी सही है और समीकरण 2 में भी सही है, तो यही इसका हल हुआ, मतलब 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21 देखते हैं। 21 में हम समझने का प्रयास करेंगे। बताना है, यदि रेखाएं 4x + py = 6 और 12x + 9y = 15 समानांतर हैं तो p का मान होगा। तो अगर ये समांतर है तो सिंपल सी बात है, ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहां पर बात समझेंगे, a1/a2, a1 का मान है मेरे पास 4 है, a2 का मान मेरे पास 12 है, साथ ही साथ ये मान आपके सामने b1 का मान p है और b2 का मान आपके पास 9 है। अब इसी बराबर से आपको हल मिल जाएगा, 4 तिहाई कर लीजिए 12, 3 से इसको कटा लिए 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो p का वैल्यू जो आता है वो आ जाता है आपके सामने 3।
अब 3 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ये मिला आपको बी ऑप्शन में, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चले आ जाते हैं आज के 22वें क्वेश्चन की ओर। समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के k का मान। तो अनगिनत हल होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बराबर करके देखिए, या x का मान 1 है तो 1 हो गया a1, यहां पर x का गुणज जो है 5 है तो इसका मतलब कि ये 2 हो गया 5, बराबर करके ये 3 2 और ये k, मतलब 2/k हुआ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो k का वैल्यूएशन आ जाता है k = 5 दूनी 10, मतलब ये 10 आपका राइट आंसर होगा 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण जिसका पावर, जिसका घातांक जो होता है 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो पहले वाले में देखिए, यहां जो आपको पावर दिखता है 3 है, पहला नहीं है। दूसरा देख लेंगे, यहां पर अगर आप इसे हल करेंगे तो x का स्क्वायर करने पर x² आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन ही मिल गया आपको, बाकी जगह जाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 24 देखते हैं। द्विघात समीकरण px² + qx + r = 0 के मूल हैं। तो मूल का सूत्र आप पढ़ चुके हैं, -b + -√d, और √d जो होता है वो होता है b² - 4ac और उसके बटा में होता है 2a। लेकिन ये तब होता है जब द्विघात समीकरण जो है यहां पर वो होता है ax² + bx + c के रूप में। लेकिन यहां पर ये क्या किया है, px² + qx + r के रूप में दे दिया है। उसी तरीके से आप चुन लेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 25 देखते हैं। 25 है 6x² + 6x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो अगर ये आपके सामने समीकरण है तो मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति के लिए आपको d निकालना है, और d होता है b² - 4ac। अब b है यहां पर हमारे पास 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, -4a का वैल्यूएशन 6 है और c का वैल्यू 1 है, तो ये आपका 6 ही हो गया, तो 36 ही हो गया, और इसमें से घटा तो 6 के 24, मतलब यहां से आपको मिल जाते हैं 12। अब ये 12 जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि इसका मूल जो होगा वास्तविक और असमान होगा। क्योंकि d का मान जो होता है जब 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान होता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा 25 का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके बाद देखते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कि 3x² - 8x + 6 = c0 के मूलों का योग क्या होता है। तो मूलों का योग का सूत्र होता है आपका -b/a। अब -b/a चुनिए, तो आपके सामने माइनस दे दिए, और एक b के जगह पर आपके सामने है -18, तो हम दे दिए -18, तो ये +18 हो जाएगा, और उसके बटा में हम दे दिए आराम से a, और a का मान यहां पर दिया हुआ है 3, अर्थात इसके नीचे ले लिए 3। अब 3 से अगर आप इस 18 को घटाते तो 6 बार में कटता है, मतलब आपके सामने मूलों का जो योग है ये आ जाता है 6, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और इस तरीके से 26 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है 27 नंबर में। 27 को समझेंगे। आपको बताना है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि। अब इसमें से कौन सा कंडीशन सही है, तो मूलों का व्युत्क्रम से अगर सवाल मिल जाए तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप याद करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है c/a। अब यहां समझिए अल्फा इंटू बीटा ये मूल है, तो मूल जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मान लेते हैं कि वो जो मूल मेरे पास है वो जो है वो मूल है a, तो अगर आप इसे अल्फा को रखते हैं a तो स्पष्ट है बीटा जो होगा उसका व्युत्क्रम होगा, अर्थात 1/a होगा। अगर आप x मानते हैं इसको तो ये 1/x लिखेंगे, और बराबर में आप लिख लेते हैं c/a। अब देखिए a से a कैंसिल होगा,
क्योंकि मूल अगर व्युत्क्रम होंगे तो उनका गुणनफल हमेशा 1 होगा, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा C = A। तो यहां से देख लीजिए कौन से ऑप्शन सही हुआ ये वाले राइट आंसर के तहत, और वहां सही हुआ ऑप्शन नंबर बी, मतलब 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 28 नंबर में। इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और समझेंगे इसको। समांतर श्रेणी 1/2 1 3/2 2 का 15वां पद क्या है? तो आपको पता है कि अगर 15वां पद निकालना है तो A15 का जो वैल्यू होता है वो आपका हो जाता है A + 14D। आप इसको अच्छे से गांठ मान लीजिए, मतलब जब भी आपको कोई पद निकालना हो तो आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं A का मान कितना है, तो A का मान आपको मिल जा रहा है 1/2, तो हम यहां लिख दिए 1/2। अब उसके बाद हमारे पास जो अगला जो टर्म है वो है 14D, तो 14 रख लिए, और उसके बाद आपको रख देना है D, और D का मान आप यहां से निकालेंगे तो D का मान यहां से मिल जाएगा 1 में से 1/2 निकालेंगे तो D मिल जाएगा, जिसको कॉमन डिफरेंट कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंट मिल जाएगा आपको 1/2। अब 2 से इस 14 को कटा लीजिए तो 7 बार में कटेगा, तो यहां पर आपको मिल गया है 1/2, और उसमें आपको जोड़ देना है 7 एकम 7। तो 7 और 1/2 को अगर जोड़ते हैं तो यह आ जाता है 7 दूनी 14, मतलब यह आ जाता है 15/2। मतलब इसका राइट आंसर होगा 15/2, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। मतलब 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15/2। बढ़ते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने 29 नंबर में। इसका जवाब देने का आप सभी लोग प्रयास करेंगे। निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? आपको यहां समांतर श्रेणी नहीं है ये बताना है। तो अगर आप समांतर श्रेणी देखते हैं तो समांतर श्रेणी में A2 - A1 देखिए, फिर उसके बाद A3 - A2 देखिए। अगर सब जगह आपको बराबर मिल जाता है, मतलब पदों का अंतर बराबर सभी में मिल गया, तो वो समांतर श्रेणी होगा, और पदों का अंतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो आप इसे डी वाले को देखिए, इस वाले को देखिए, बाकी आप आसानी से जांच कर सकते हैं सभी की। 4 और 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 6, लेकिन 15 में से 10 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5, 20 में से 5 घटाएंगे, 20 में से 15 घटाएंगे तो मिलेगा 5। मतलब यहां पर 3 पदों में आपको 5 और 5 का अंतर है, लेकिन पहले 2 पदों में आपके सामने 6 का अंतर है। मतलब ये आपका जो है ये समांतर श्रेणी में नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 के रूप में। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर, जो है 30 नंबर में। इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 और सार अंतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल क्या होगा? तो 12 पदों का योगफल का सूत्र आपको एसएन निकालना है, तो एसएन बराबर निकाल लीजिए। अब एसएन बराबर होता है n/2, मतलब 12 पदों का योग है तो 12/2। उसके बाद आपको लिख लेना तो है 2a। अब a का वैल्यू देखिए कितना है, a का वैल्यू आप यहां देखें तो a का वैल्यू आपको मिल जाता है, देखिए पहला पद 9 दिया है तो यहां रख लीजिए 9। अब प्लस n-1, मतलब n का मान हमारे पास 12 दिया हुआ है तो 12 - 1 मतलब 11 हो गया, और इनटू में d रखना होता है, और d के जगह पर आपके पास है -3। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहां से इसको कटा लीजिए तो आपके पास 6 बार में कट गया। अब जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतना जल्दी आंसर मिलेगा, तो यहां से 6 हो गया। अब 9 दूनी यहां से हो गया आपको 18, और उसके बाद देखें तो 11 या 33, मतलब माइनस में आपका आ जाता है 33। अब देख लीजिए यहां पर 6 जैसे वैसे कर लेंगे, और 18 में से 33 को आपको घटा लेना है। तो 18 में से 33 अगर आप घटाते हैं तो 18 में से 33 घटाने पर आपके सामने आ जाएगा, और वो आ जाएगा -15, -15, और 15 और 6 में गुना कर लेते हैं तो आ जाता है -90। अब देख लीजिए -90 किस ऑप्शन को डिनोट करता है, ये वाला, तो ये डिनोट करता है ऑप्शन नंबर सी को। मतलब 30 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 31 नंबर में। 31 को देखेंगे। समांतर श्रेणी 17, 34, 51 का कौन सा पद 170 है? तो जिस पद को आपको निकालना होता है, ये काफी आसान है, समांतर श्रेणी पढ़े होंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। जिस पद को निकालना होता है उस पद को आप मान लेंगे nवां पद। अब nवां पद का सूत्र क्या होता है? तो होता है a + n-1 × d, और इसका मान हम मान लिए कितना? इसका मान लिए 170।
अब क्या करेंगे, जनरल तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ए का मान देखिए यहां पर है मेरे पास 17, तो लिख लिए 17 प्लस n-1। अब n का मान नहीं पता है तो n-1 कर लिए, और d हम ले लेंगे यहां पर। अब d का मान देख सकते हैं कितना है, d का मान यहां पर 34 में से अगर 17 घटाएं तो मिलता है आपको 17, बराबर में लिख लेते हैं 170। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले इस 17 को भेज देंगे RHS में और 17 इसमें कर लेंगे माइनस। 17 माइनस करते हैं तो ये आपका बचता है 3, 16 में से 1 घटा तो बचा 15। अब 153 बचा। अब 153 में इस 17 से आपको भाग लगाना है, तो 17 से जब आप भाग लगाते हैं तो 153 में 17 से भाग लगाने पर आपके सामने आ जाएगा ये 9 बार में आपका कट जाएगा, और इस 1 को अगर आप RHS में भेज देते हैं तो 9 और 1 हो जाता है, अर्थात टोटल आ जाता है, सॉरी यह आ जाता है आपका 9 और 1 10। हाँ माफ कीजिएगा, 9 और 1 आ जाता है 10, मतलब 31 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वां पद। ऑप्शन बी के साथ हम यहां आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं 32 नंबर। 32 देखिए, समांतर श्रेणी 51, 48, 45 में 6 में कितने पद हैं। मतलब 51 से लेकर अगर 6 तक अगर आप जांच करते हैं तो आप उसी तरीके से nवां पद को मान लेंगे 6, मतलब a प्लस n-1 इंटू डी, इसको आप कर लेंगे बराबर 6। आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 32 का आपका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 14। मतलब इस क्वेश्चन में हम जाएंगे किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं, काफी आसान क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। 33, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। तो 0 और 50 के बीच टोटल आपके पास कितना संख्या हो गया, 50 गो, 50 संख्या हुआ। अब 50 में सब लोग जानते हैं कि आधा जो होंगे वो सम होगा और आधा जो होगा वो विषम होगा। तो 50 में अगर आधा विषम है तो सिंपल से बात है 50 का आधा कितना करें, 25, मतलब 25 उसमें कैसे हो गए तो विषम संख्या हो गए। पूछा गया था विषम संख्याओं की संख्या, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25। 34 देखते हैं। 34 आपके सामने आ गया है। समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर मान लीजिए आपके सामने इस तरीके से आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है, दम स्पष्ट तरीके से आप समकोण बना लिए, इसमें कोण बी है 90, ये जो आपके पास है ये बी है 90। उसके बाद ए बी चलिए हम दिखा लेते हैं, यहां ए मान लेते हैं और यहां चलिए मान लेते हैं सी। तो ए बी का मान हमारे पास दे दिया है √15, मतलब इसका वैल्यूएशन दे दिया मेरे पास 15। BC 1 है, मतलब ये वाला भुजा जो है 1 है, और AC का मान आपको दे दिया 4। इस तरीके से हम सारे मान को आराम से डिनोट कर लिए। तो हमसे पूछा गया कि tan A बराबर क्या होता है, तो tan A, अब समझिए कि tan A बराबर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये होता है लंब बटा में आधार। तो लंब हमारे पास दे दिया है कितना, 1, तो 1 हम लंब लिख लिए और आधार हमको दिया है √15, अर्थात यहां पर √15 ले लिए, अर्थात tan A बराबर मेरे पास आ गया 1 बटा में √15, और ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, मतलब 34 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 देखते हैं। 35 भी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 35 जवाब देने का, कॉसेक थीटा बराबर दिया है k, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए यहां पर भी आपको समकोण त्रिभुज बना के बनाएंगे, ये आपसे काफी इजी और काफी आसानी से बन जाएगा। कौशिक, तो कौशिक बराबर के दिया हुआ है, तो कौशिक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में लंब। इसका मतलब कि कर्ण का वैल्यू दे दिया के और लंब का वैल्यू कुछ नहीं, तो के बटा में 1 लिख सकते हैं यहां वाले टर्म से। तो इस पर अगर मान लीजिए कि ए बी सी आप इस तरीके से मान लेते हैं, यहां का ये कोण जो है ये फाई है, तो सिंपल सी बात है कर्ण हमारा हो गया है के और आपके सामने लंब हो गया है 1। अगर आप इसे निकालते हैं तो इसका मान आ जाता है, चूंकि आप पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे, तो इसका मान आ जाएगा k² - 1। अब क्या करना है आपको कि आराम से cos थीटा का मान निकाल लेना। तो cos थीटा बराबर सब लोग जानते हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। अब आधार मेरे पास कितना है, तो आधार है √k² - 1 है, और उसके बटा में आपको दे देना है कर्ण। कर्ण आपका k है, तो इसके बटा में लगा लेंगे k। और इस तरीके से देख लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो √k² - 1/k आपको ये मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी में, मतलब इस 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं आज का 36 नंबर क्वेश्चन।
आपको बताना है 1/sec φ का मान कितना होता है। तो सेक जो होता है वो कॉस का व्युत्क्रम होता है, मतलब इसका ज्यादा ध्यान ही नहीं देना है, cos φ देख लीजिए, वही आपका ऑप्शन हो गया जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, मतलब इस क्वेश्चन में जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। 37 देखते हैं, cot x इंटू tan x। तो cot x इंटू tan x ये तो एक सर्व समीका है, तो इसका अगर गुणनफल किया जाए तो इसका मान जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि cot और tan जो होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अर्थात 37 में जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए आगे हैं 38 नंबर की ओर। 38 देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यदि cos थीटा बराबर 1/2 तो कॉसिक थीटा का मान बताना है। तो देखिए काफी आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं। कॉसिक में आप सोच लीजिए 1/2 कितने एंगल का मान होता है, तो कॉसिक में 60 डिग्री का मान आपको हो जाता है 1/2, मतलब फाई का मान आपके सामने कितना हो गया, तो फाई का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री हो गया तो कॉसिक फाई आपसे पूछा गया मान, तो कॉसिक फाई मतलब आपको बता देना है कि कॉसिक 60 डिग्री का मान कितना होता है। अगर कॉसिक 60 डिग्री का मान पता है तो इजी आप सवाल को निकाल सकते हैं। तो कॉसिक 60 डिग्री का मान होता है, आप सभी लोग जानते हैं, वो होता है 2/√3, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 38 में जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए 39 देखते हैं, यदि फाई बराबर 45 डिग्री तो सेक फाई प्लस कॉसिक फाई का मान कितना होता है। तो इसमें क्या करना है, फाई का मान रख देना है, तो सेक 45 का मान होता है √2, और उसके बाद आपके पास है कॉसिक 45, इसका भी मान होता है √2। तो 2√2 अगर जोड़ते हैं दोनों को तो आ जाता है 2√2, और ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, मतलब 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 40 समझते हैं, पूरी विश्लेषण के साथ आपको वीडियो बताया जा रहा है ताकि आप आसानी से सभी क्वेश्चनों को समझ लें और अपने एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। √10a-3 = 0। अब देखिए यहां से √3 है, उसके बाद आपके सामने tan a है, और अगर आप इसे 3 को भेजते हैं RHS में तो ये +3 हो जाता है। अब यहां से इस वाले 3 को, ये जो आपके सामने 3 है, इसको बटा में लाते हैं तो आपके सामने बटा में √3 हो जाता है। अब √3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं आप √3 बार में। अब सोचिए कि tan में कितने का मान √3 होता है, तो tan में 60 डिग्री का मान होता है √3, अर्थात यहां पर 60 जो होगा आंसर हो जाएगा जो दिया गया है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी में। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 41 देखते हैं, 41 आपके सामने है सेक 35/कॉसिक 55। तो देखिए सेक और कॉसिक जो है एक दूसरे के पूरक हैं, और 35 और 55 जोड़ते हैं तो हो जाता है 90, मतलब उनका मान हो जाएगा 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे, सिंपल सी बात है, 1 जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 41 में जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। 42 देखते हैं, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होता है, तो कॉसिक 45 का मान होता है 1/√2। इसके बाद है साइन 0, इसका मान होता है 0। कॉट 45 इसका मान होता है 1, और कॉस 60 इसका मान होता है 1/2। तो सबसे ज्यादा बड़ा तो हमें 1 मिला, इसका मतलब 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉट 45। ऑप्शन सी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे है आज के 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी आसान क्वेश्चन सेट किए गए हैं ताकि आप आसानी से सभी प्रश्नों का जवाब दे सकें। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आगे बढ़ेंगे। 44 देखते हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा -1, तो आप पढ़े होंगे कि 1 - कॉसिक स्क्वायर थीटा जो होता है ये हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां पर ये जो टर्म आपके सामने अपोजिट कर दिया गया है तो यहां भी आपको माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट होगा। 45 देखते हैं, 1 - सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। अब देखिए 1 - सेक स्क्वायर है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, तो ये आपके सामने हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और इंटू में आपके पास क्या है कॉट स्क्वायर, तो इंटू में हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब tan और कॉट जो होता है एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 1, अर्थात ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 46 देखते हैं, साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का मान कितना होता है, तो साइन अल्फा, ये साइन जो है जैसे है वैसे रख दीजिए, लेकिन आपके सामने यहां पर कॉट अल्फा है तो कॉट अल्फा को आप चेंज कर सकते हैं और कॉट अल्फा बराबर लिख सकते हैं, ये होता है कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा।
अब ये साइन अल्फा कट जाएगा तो बचेगा कॉस अल्फा, अर्थात यहां दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में कॉस अल्फा, मतलब 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 47 देखते हैं, यदि थीटा बाई 5 इक्वल टू 12 डिग्री। अब देखिए अगर यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो थीटा का मान आ जाता है 12 × 60 मतलब 60 डिग्री। अब यहां पर आपको बताना क्या है, 3 इंटू कॉसिक स्क्वायर 60, तो कॉसिक 60 डिग्री का मान आपको पता लगा लेना है, 3 जैसे वैसे लिख दिए और कॉसिक 60 डिग्री जिसका मान हो जाता है 2/√3 और 2/√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4/3। अब 3 से 3 कैंसिल होगा, मतलब ये आपके सामने आ जाएगा 4, जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, मतलब 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आते हैं आज के 48 क्वेश्चन की ओर। बताना आपको कि साइन x प्लस साइन स्क्वायर x का वैल्यू 1 है तो कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस का पावर 4 का वैल्यू क्या होगा 1, ये बताना है। काफी आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी आप इसे समझ लेते हैं तो काफी इजी तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। देखिए आपको क्या करना है कि साइन स्क्वायर x जो है इसको RHS में भेजना है, तो आपके सामने पहले LHS में क्या है, यहां है आपके पास साइन x, और अगर आप इसको RHS में भेजते हैं तो साइन स्क्वायर x चला जाता है RHS में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा जो आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर x। क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर x जो होता है ये होता है कॉस स्क्वायर x। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अब आपको इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है तो कॉस स्क्वायर x की जगह पर आप लिख सकते हैं क्या, इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन x, क्योंकि साइन x जो है कॉस स्क्वायर x के बराबर है, और प्लस में आपके सामने ये देखिए कॉस का जो पावर है वो 4 पावर है। अब 4 पावर आपके सामने है तो यहां लिख सकते हैं, चूंकि कॉस स्क्वायर का लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। अब ये आपके सामने अगर इतना आ गया, यहां समझ सकते हैं ये स्क्वायर हो गया, तो आपके सामने यहां पर पहले से है साइन x, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर x के बदले हम साइन लिख सकते हैं, ये साइन लिख दिए, और उसके बाद इसका स्क्वायर है तो यहां पर आपको देना होगा स्क्वायर। अब साइन x प्लस साइन स्क्वायर x का वैल्यू देखिए पहले लाइन में दिया हुआ है यहां पर कि आपके सामने इसका जो वैल्यूएशन है वो हो जाता है कितना, तो a1 हो जाता है, तो इसका भी वैल्यू आपके सामने कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब इसमें देख लीजिए 1 कौन से ऑप्शन में है, तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, मतलब 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 49 देखते हैं, कौन सा कॉसिक 60 डिग्री के बराबर है, तो कॉसिक 60 डिग्री जो होता है इसका मान सब लोग जानते हैं, कॉसिक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो अब देख लीजिए 2/√3 किसका मान होता है, sec 30 डिग्री का, एकदम पहला ही ऑप्शन मिल गया, sec 30 का मान होता है 2/√3, मतलब 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 देखते हैं, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू x है तो आपको कॉसिक थीटा का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। तो देखिए काफी आसान है, आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान देना है। तो जब आप इसे समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी से आप बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि कॉसिक माइनस कॉट का मिल जाता है x। अब यहां पर समझिए कि अगर आप एक कॉसिक प्लस से कॉट इसका मान निकालते हैं तो ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, उसका मान आपके पास आ जाएगा 1/x। और यहां पर मेरे पास पहले से दिया हुआ है कि कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो x है। अब इनको आपस में क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद क्या मिलता है, तो जोड़ने के बाद ये और ये कैंसिल हो जाता है, कॉसिक और कॉसिक हो जाता है 2 कॉसिक स्क्वायर x, और अगर आप इसे जोड़ते हैं तो x प्लस 1/x हो जाता है। अब ये देखिए 1/x हो गया, अब इनको ऐड कीजिए और दो को ला दीजिए आप RHS में, तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो 50 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x² प्लस 1/2x, मतलब इसके साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। 51, सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस 1 बराबर कितना, तो सेक 60 का मान आप सभी को पता है, सेक 60 का मान होता है 2, अब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, माइनस टेन स्क्वायर 60, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, उसका स्क्वायर जब करेंगे आप तो आ जाएगा 3, और प्लस में है 1। अब देखिए 4 में से 3 घटा, सिंपल सी बात है कि आपके पास 1 होगा और उसके बाद 1 है तो 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए 2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 52 देखते हैं,
आपको बताना है कि कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर कितना। तो कॉट का जो पूरा कोण होता है वो होता है tan, मतलब इसमें tan ढूंढ लीजिए। tan जो होगा इसका राइट आंसर होगा, मतलब 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पूरी तरीके से 100 के 100 क्वेश्चन आज बताने वाले हैं, एकदम धैर्य होके आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। 2tan, अब देखिए 30 डिग्री यहां पर है, तो यहां पर आपका 30 छोड़ दिया है, वो बोर्ड के द्वारा थोड़ा सा मिस्टेक है, केवल 3 दिया हुआ है, आप इस बात को देख लीजिए ध्यान से। यहां 30 डिग्री होना चाहिए ऊपर में। अब 1 + tan² 30, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके सामने जो मान लेके आएगा वो मान लेके आएगा sin 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री देख सकते हैं ऑप्शन डी में, मतलब इस 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 54 देखते हैं। यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण। अब देखिए समझिए इसको, समकोण त्रिभुज से आप बनाइए, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये अगर मान लीजिए एबीसी मेरे पास एक त्रिभुज है, अब इसमें देख सकते हैं कि 6 मीटर ऊंचे खंभे, तो खंभा तो कभी भी ये वाला टर्म होगा ना, ऊपर वाला। अगर ये टर्म आपका खंभा होता है तो सिंपल सी बात है, इसका मान आपको दे दिया 6, और उसके बाद 2√3 मीटर उसकी पृथ्वी पर छाया है, तो ये वाला जो भाग हो गया आधार, ये हो गया 2√3। अब क्या कीजिए कि सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब यहां का कोण आपको निकाल के बताना है। अब यहां समझिए कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो tan लंब बटा में आधार होता है, तो tan बराबर आपका हो जाता है tan a बराबर वो हो जाता है लंब बटा में कर्ण, अर्थात 6 बटा में हो जाएगा 2√3। अब 2 से कटा दिए थे 3 बार में कटा, अब √3 से 3 को कटा दिए थे, √3 बार में कट गया। अब सोच लिए tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है, 60 का मान होता है, तो एकदम आपका 60 जवाब हो गया। अब 60 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, डी में है, तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। 55 देखते हैं, 55 का क्या आंसर राइट आंसर। किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, फिर भी वो ऐसे ही बना लीजिए समकोण त्रिभुज। मीनार जो है 15 मीटर, तो ये वाला आपका हो गया 15 मीटर, और उसके बाद उन्नयन कोण है 60, मतलब ये वाला जो कोण आपके सामने है ये हो गया 60 डिग्री। समझिए, तो मीनार की जमीन पर, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी, मतलब इस वाले भाग का मान बताना है। तो अब सोच लीजिए tan यूज कर सकते हैं निष्पत्ति, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार, मतलब 15 बटा में, अगर आप इसको x मान लेते हैं तो ये आप x लिख लीजिए। अब tan 60 का मान कितना होता है, होता है √3, और बराबर में हो गया 15 बटा में x। अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इसे सॉल्व करते हैं तो x का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है 15 बटा में √3। और इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, हरों का परिमेयकरण आपको इसका कर लेना है 15 बटा √3 का। चलिए कर लेकर बता देते हैं। 15 बटा में √3, ऊपर √3 से और नीचे भी आप √3 से ऐसे गुना कर लेंगे। तो अगर आप गुना करते हैं तो ऊपर हो जाता है 15√3 और नीचे में हो जाता है √3 में गुना करने पर 3 से इसको कटाइए तो 5 बार में कटेगा, मतलब इसका राइट आंसर होगा 5√3, और ये दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर सी में, मतलब 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए थोड़ा तेज क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को जान जाते हैं। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। निर्देशांक अक्ष का जो प्रतिच्छेदन बिंदु ये होता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 57 देखिए, बिंदु -6 -8 किस पाद में स्थित है। तो अगर चतुर्थांश ऐसे है तो पाद कौन सा होता है, तो इसमें x डैश ये और ये y डैश ये होता है, और इसमें आपका माइनस और माइनस होते हैं दोनों, x और y, मतलब ये चला जाएगा तृतीय चतुर्थांश में, मतलब तृतीय पाद में। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 58 देखते हैं, आपको बताना मूल बिंदु से बिंदु P इतने की दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी है तो इनके स्क्वायर, मतलब वर्गों का योग कर लीजिए, अर्थात sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान, तो इसका मान 1 होता है, इसका आंसर मिल जाएगा आपको 1 इकाई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 59 देखते हैं, बिंदु R11 और S जो दिया है इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच की दूरी का सूत्र आपको पता है, दूरी सूत्र जब आप निकालेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2√5। ऑप्शन सी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। 60 देखते हैं, रेखा y = 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु पर होकर नहीं गुजरेगी। तो y बराबर दिया हुआ है यहां पर 8, अब y बराबर 8 है तो इसका मतलब कि किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी, इसका मतलब आपको डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि y दिया हुआ है 8, y के जगह पर यहां पर दिया है कितना 1, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
61। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है? तो प्रथम चतुर्थांश मतलब दोनों x और y के जो भाग है, x और y के निर्देशांक जो है वो प्लस में होंगे, और वैसा दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर ए में, मतलब 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 देखते हैं। 62 में बिंदु A5-6 की y अक्ष से लंबवत दूरी, तो अगर आपके सामने कोऑर्डिनेट ऐसे है तो y अक्ष ये आपका भाग होता है, तो y अक्ष अगर ये भाग है तो y अक्ष से लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी मतलब इस डायरेक्शन में, चूंकि यहां पर पॉजिटिव 6 दिया हुआ है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 इकाई। 60 देखते हैं। बिंदु M और N को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, तो मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, मतलब इन x1 और x2 को जोड़ देना है, तो -8 -10 हो गया, -8 और -2 हो गया, -10 बटा में 2, y1 y2 देखेंगे तो 10 और 14 हो गया, दोनों जोड़िए तो 24 बटा में 2, कटाइए तो यहां से आपको मिल गया -5, यहां से मिल गया आपको 12, तो -5 और 12 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपको मिलता है -5 12, ऑप्शन सी में, मतलब 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 देखते हैं। यदि किसी वृत्त के व्यासों के छोरों की निर्देशांक 6 -8 और -6 8 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, तो वृत्त का केंद्र मतलब उसका मध्य बिंदु हो गया, क्योंकि अगर वृत्त है और व्यास ऐसे है तो केंद्र क्या हो गया? मध्य बिंदु, मतलब इसका मध्य बिंदु आपको निकाल के बता देना है। मध्य बिंदु का सूत्र अभी जाने, आपको x1 और x2 वाले जोड़ देने हैं, तो 6 और -6 जोड़िएगा तो 0, 2 से भाग लगेगा तो 0 ही रहेगा, और y1 y2 जोड़ देना है, अर्थात यहां भी जोड़िएगा तो 0, आपको मिल गया 0 0, जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 65 नंबर की ओर। 65 देखते हैं। ए और बी के मूल बिंदु से समदूरस्थ हुए तो पी का मान कितना होगा? तो समदूरस्थ मतलब दोनों की दूरी आपको निकाल के दोनों को आपको क्या कर देना है? इक्वल कर देना है। तो जब भी आप इसको दूरी निकालते हैं मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से इस की दूरी कितनी होगी? 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़ देंगे, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 9 4 जोड़े तो 25 हुआ, अर्थात √25 हो गया। बराबर में इसके मूल बिंदु की दूरी निकालेंगे आप, मूल बिंदु की दूरी अगर इससे निकालते हैं तो ये मिल जाता है √p² और प्लस में मिल जाता है आपको 1 का स्क्वायर। अब रूट दोनों का कैंसिल हो गया, तो यहां मिला 25 और यहां मिल गया p² = +1। अब इस 1 को RHS में भेजेंगे तो आपके सामने माइनस हो जाएगा, मतलब p² का वैल्यू आपके सामने हो जाता है कितना? 24। अब 24 का आपको क्या करना है? वर्गमूल निकाल देना है, चूंकि स्क्वायर बेच के, तो आपका आ जाएगा, अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाने तो 65 का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2√6, और इस तरीके से मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 66 देखते हैं। आपको बताना है कि ए बी सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़ चुके हैं, उस पर से सभी मानों को बैठाइए, तो बैठाने के बाद 66 जो आएगा वो 66 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ग इकाई। 67 देखते हैं। ए और बी के मिलाने वाला रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक। तो y निर्देशांक आपका होता है, जो होता है सबसे पहले my2 प्लस ny1 और बटा में होता है m प्लस n। अगर इस टर्म पर आप बैठाते तो आपको आंसर मिलता है, और 67 का राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ बढ़ने वाले हैं आगे। 68 देखते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण सी का मान 120 है तो कोण बी बराबर, तो दो कोणों का योग दे दिया 120, तो तीसरा जो कोण होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब 120 और ये हम रख लेते हैं 60, 120 और 60 180 हो जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 69 देखते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में ये अगर अनुपातिक हैं तो समरूप होंगे जब, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी और ई अगर दोनों कोण बराबर हैं तो ये जो होंगे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। 70 त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पीक्यूआर, ये तो आपके प्रमेय पर है, तो बीसी बाई क्यूआर का वैल्यू दिया है 1/5,
तो इनके त्रिभुजों का जो अनुपात होगा इनके भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, मतलब इसका वर्ग कर देना है 1/5 का, तो 1/25 हो जाएगा, अर्थात 1/25 दिया ऑप्शन नंबर डी में। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। काफी आनंद आ रहा है आज के सेशन में और सारे क्वेश्चन मजेदार सेट किए गए हैं ताकि आप आराम से अपनी तैयारी कर सकें। tan 90 - a, तो tan का पूरक होता है cot, अर्थात इसका राइट आंसर होगा cot a, कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए आगे है 72 नंबर की ओर। 72 देखेंगे, आपको आकृति दिख रही है, आकृति में AD है 5, इसका मान दे दिया है कितना 5, BD सॉरी या DB है 6, अब DB का मान ये मतलब ये वाला दे दिया 6, AE जो है 8 है, AE ये वाला भाग दे दिया 8, और EC का मान मतलब इसका मान आपको निकाल के बताना है। तब यहां समझिए, ये थेस प्रमेय के अनुसार पहले और दूसरे का अनुपात मतलब 5/6, अर्थात AE और इसे CE के अनुपात के बराबर होगा, मतलब 8 में ये CE, जिसको आप x लिख सकते हैं अपने अनुसार। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व जब करिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो x बराबर हो जाएगा 8 के 48, और 48 के बटा में आ जाएगा 5। अब 5 से जब भाग लगाते हैं 48 में तो 9×5 = 45 और 6×5 = 30, मतलब 9.6 जो दिया गया आपके ऑप्शन नंबर सी में। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73 जानते हैं। 73 दिया हुआ है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा? तो ये कहने का श्रेय जाता है थेल्स नामक वैज्ञानिक को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 74 देखते हैं। आपको बताना है कि एक बाह्य वृत्त से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अगर कोई इस तरीके से वृत्त है तो इस वृत्त से बाहर बिंदु से स्पर्श रेखाएं जो हैं, इसकी संख्या, अगर ये स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो इसकी संख्या इस तरीके से 2 हो सकती है, 1 और ये 2, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए आगे हैं आज के 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। 75 का जवाब देने का प्रयास करें। दी हुई आकृति में PA और PB दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि APO 40 है। APO मतलब इस वाले कोण का मान दे दिया 40, तो OAB निकालेंगे। OAB मतलब इस वाला कोण का मान आपको निकाल के बताना है। तो 75 का आपका राइट आंसर होगा, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री, मतलब यहां पर जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए 76 देखते हैं। 76 में आपके सामने है, अगर इस क्वेश्चन को आप बनाते हैं, इस कोण को ज्ञात करते हैं, तो ये चूंकि समकोण है और इस कोण का मान 45 होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे यहां पर। 77 देखते हैं, इसमें कौन सा राइट आंसर। यदि O केंद्र वाले एक वृत्त पर AB और AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि BOC 110 है, तो CAO का मान, इसका मान निकालेंगे तो आपका आएगा 35 डिग्री, ऑप्शन सी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। 78 देखते हैं। 78 जो है, इस 78 का जो आपका राइट आंसर आएगा, अगर आप बनाते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा, चूंकि 12 और 13 पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो उसका मान आ जाता है 5, अर्थात डी ऑप्शन के साथ बढ़ने वाले हैं आगे। चलिए 79 देखते हैं। 79 को अगर सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सॉरी ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री। चलिए आगे है 80 नंबर की ओर। 80 देखते हैं। 80 है कि 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65 का परिसर। तो परिसर में क्या करना है आपको, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा लेना है। तो 84 में से अगर आप 15 घटा लेते उच्च सीमा से निम्न सीमा को, तो आता है 69, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 81 देखते हैं। 1, 2, 3 एन तक का समांतर माध्य क्या होगा, तो समांतर माध्य होगा ऑप्शन नंबर सी n+1/2। 82 देखते हैं। 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक प्लस x। अब x बराबर यहां पर माध्य जुड़ना है, तो x का यहां मान हो जाता है 2, चूंकि आपका सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्य, मतलब ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 83 देखिए, इसमें बहुलक बताना है। तो बहुलक वैसे नंबर को बोलते हैं जो सबसे अधिक बार आता है। तो यहां देखिए 13 जो है आपके सामने सबसे अधिक बार आया है, 3 बार, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 13। 84 देख लेते हैं। 84 आपको बताना है क्या है वो देखते हैं।
इसमें आपको यह बताना है कि 7, 9, 13, 15 x का माध्य 10 है। तो क्या करेंगे, इसको आप पहले ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद माध्य के साथ x का मान निकाल लेंगे। जब x का मान निकालेंगे तो आएगा 11, ऑप्शन सी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। 85, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो किसी घटना का अधिकतम मान जो होता है प्रायिकता के रूप में वो होता है 1, जबकि न्यूनतम मान होता है 0। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 86 देखते हैं। निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो जिसकी मान जो है 1 से ज्यादा होगा वो नहीं होगा, 0 से कम होगा वो नहीं होगा। तो ऐसा देखा जा सकता है आपको ऑप्शन नंबर डी में, चूंकि 13/12 है, इसका मान 1 से ज्यादा है, इसलिए 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 87 देखते हैं। 87 है, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होती है। तो पासा फेंका गया तो उसमें 2 का गुणज क्या होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, मतलब इसकी संख्या 3 हो गई और पासा में कुल अंकों की संख्या 6 होती है। अब इसे कटा लेते हैं तो 1/2 आता है, मतलब इसका राइट आंसर 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 88 देखते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है तो इसके लाल होने की लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। तो लाल रंग के पत्ता जो ताश के पत्तों में होते हैं उसकी टोटल संख्या होती है 26 और कुल पत्तों की संख्या होती है 52। अब 26 को 52 को कटाते हैं तो 1/2 आता है, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मजा आ रहा है क्वेश्चन में। 89 देखते हैं। 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3/4, क्योंकि दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल हो सकते हैं, इस तरीके से कंडीशन आप बना सकते हैं, डी होगा। 90 देखते हैं। 90 है कि 3 सिक्कों को उछाल में संभव परिणामों की संख्या। तो जब 3 सिक्के उछालते हैं तो कुल परिणामों की जो संख्या होती है वो 8 होता है, ऑप्शन डी के साथ आगे बढ़ेंगे। 91, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल। तो 8 सेंटीमीटर अगर उसकी त्रिज्या है और वृत्त के अंदर है तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब उसका व्यास 16 हो जाएगा। जब 16 व्यास होता है तो वर्ग का व्यास होता है √2a और वर्ग 2a बराबर अगर 16 करते हैं तो इसका राइट आंसर आपके सामने आएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 84 सेंटीमीटर। 92 देखते हैं। 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात 4:5 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो परिधियों का जो अनुपात है बस इसका वर्ग कर दीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात आसानी से निकल जाएगा, मतलब आपके सामने आ जाएगा 16:25, ऑप्शन सी के साथ आगे बढ़ेंगे। 93, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a² और बराबर में आपके सामने दे दिया है कितना, ये दे दिया है 9√3। अब यहां समझिए √3 से √3 कैंसिल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a² बराबर आपके सामने आ जाएगा 36। अब 36 का वर्गमूल 6 हुआ, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। 94 देखिए। यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है तो उसका मान जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा, जो दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी के साथ हम यहां आगे बढ़ेंगे। चलिए 95, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुना हो जाए तो शंकु का आयतन का बस सूत्र याद कीजिए, ये होता है πr²h। अब ये जो r है 3 गुना किया गया तो 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 गुना हो गया और h भी 3 गुना है तो 9 × 27 गुना हो गया, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 27 गुना। चलिए 96 देखते हैं। 96 काफी इजी क्वेश्चन डाल दिया है और आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। r त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3πr²। बढ़ते हैं 97 नंबर की ओर। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है। तो ये आयतन का सूत्र तो सबको याद होगा, नहीं याद हो तो याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला। चलिए बढ़ते हैं 98 नंबर की ओर। 98 देखिए, उस समांतर श्रेणी का सार्वअंतर क्या होगा जिसमें a18 - a14।
18वें पद और 14वें पद का अंतर जो है कितना है, 32 है। मतलब यहां पर 4 पदों का अंतर दे दिया, तो आपसे पूछा कि सार अंतर, तो बस क्या कीजिए, इसमें आप 4 से भाग लगा दीजिए, क्योंकि 4 पदों का अंतर दिया हुआ है, तो 4 से आप भाग लगाते हैं तो ये कट जाता है 8 बार में, अर्थात ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। 99 देखते हैं। 99 आपके सामने एक गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा 21, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान सब लोग जानते हैं 22/7, और त्रिज्या आर का जो वैल्यू होता है वो यहां से 42 का आधा किए तो 21 होता है। अब 21 को आप कर लेंगे 2 बार गुना, चूंकि आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 3 बार में कट जाता है, और पूरी तरीके से अगर इस अंकों को आपस में गुना करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5544। मतलब 99 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए एक क्वेश्चन हम आपके होमवर्क में देते हैं ताकि आप इसका कंडीशन और इस सवाल को बना सकें, और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है। उम्मीद करते हैं इसका जवाब आप कमेंट में जरूर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।